नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आप सबका चहल एकेडमी के इस हिंदी प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो अपने पहले ही प्रयास में चौथी रैंक के साथ सिविल सर्विस की परीक्षा जो है वह पास करते हैं, परंतु उसको बीच में ही छोड़कर अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता में अपना जो है पूरा प्रयास लगाते हैं। कैसी रही उनकी ये यात्रा, उनका किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की दिशा को उन्होंने मोड़ा, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिताजी जानकी नाथ जो है बोस और इनकी जो माता है प्रभावती देवी रही। इनकी शुरुआती अगर हम शिक्षा देखें, इनके पूरे परिवार में ये लगभग 14 भाई बहन थे, उनमें इनका नंबर 9वां। सब लोगों का ही जो पूरा एक ध्येय था वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ था। ये शुरुआती तौर से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। इसी के संदर्भ में ये आगे अपनी पढ़ाई के लिए जो है सो शुरुआती पढ़ाई ये क्या करते हैं, स्कॉटिश चर्चिश जो कॉलेज है कलकत्ता का, वहां से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएट होते हैं फर्स्ट डिवीजन के साथ। और उसके बाद ये अपनी पढ़ाई के लिए जो है सो आगे क्या है, आगे लंदन जाते हैं और लंदन में ही ये आपके 1919 में सिविल सेवा का जो है वो एग्जाम देते हैं। और आगे 1920 में जब रिजल्ट आता है तो 4th रैंक के साथ ये सिलेक्टेड होते हैं। इसी दौरान ये यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग इनकी चल रही होती है, लेकिन भारत में आपको पता है इस दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये इतने ज्यादा क्षुब्ध होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं कि यह अपने भाई को, अपने बड़े भैया को इस दौरान लेटर लिखते हैं कि भैया अगर मैंने यह परीक्षा के साथ मैं अगर सिविल सेवा मैंने ज्वाइन कर ली तो देश के इस स्वतंत्रता संग्राम में मैं अपना कोई योगदान नहीं दे पाऊंगा, मुझे यह अब जॉब छोड़नी है और मुझे भारत आना है। और उसी के बाद अपना जॉब 1921 में रिजाइन करके ये भारत आते हैं। महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी से उनकी रणनीतियों के बारे में चर्चा करते हैं कि अहिंसा क्या है, कैसे आंदोलनों को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से हम स्वतंत्रता संघर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सो सभी महात्मा गांधी के साथ जरूर जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी इनको मार्गदर्शित करते हुए कहते हैं कि आप बंगाल जाइए और बंगाल में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में आप काम कीजिए। यही सीआर दास हैं, चित्तरंजन दास, जो आगे चलकर यहाँ पर नेताजी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। तो आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि नेताजी के राजनीतिक गुरु कौन है, यहाँ पर सीआर दास हैं। ठीक है, इनके नेतृत्व में ये अपना काम करना शुरू करते हैं 1923 में। ठीक है, क्या है अब यहाँ पर 1923 में ये यहाँ पर अखिल भारत युवा कांग्रेस के ये अध्यक्ष बनते हैं और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव चुने जाते हैं। आगे सीआर दास इस टाइम पर क्या है, एक अखबार का प्रकाशन जो है वो कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड एक मैगजीन भी होती है, उसके एडिटर भी ये बनाए जाते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉग अलग है और ये फॉरवर्ड मैगजीन अलग है, दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसी के संदर्भ में आगे चलकर जो है सो 1930 में आपको पता है देश में सविनय अवज्ञा जो है वो आंदोलन चल रहा होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भी ये अपनी बढ़ चढ़कर जो है भागीदारी निभा रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान अब इनमें और अब गांधी जी दोनों के विचारों में एक कन्फ्लिक्ट दिखाई देने को मिलता है। दोनों के विचारों में कन्फ्लिक्ट क्यों आता है, इसके पीछे के आपको कुछ तर्कों को समझना होगा। तर्कों को ध्यान से समझिए। देखिए, पहली बात यह है कि गांधी जी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, उनकी जो पूरी विचारधारा है वो अहिंसा पर आधारित है। वहीं यहाँ पर हमारे जो नेताजी हैं इनकी जो विचारधारा है वो ये है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी हमारे लिए उसका तरीका इतना मायने नहीं रखता, अगर उसके लिए हमें सशस्त्र संघर्ष भी करना पड़े तो वो किया जा सकता है। लेकिन गांधी जी के लिए क्या यहाँ महत्वपूर्ण है, गांधी जी के लिए साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना कि पवित्र साध्य। तो यहाँ पे साधन साध्य का दोनों के बीच में एक हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है कि यहाँ पर नेताजी कहीं ना कहीं समाजवाद से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो उनका पूरा जो कोर था कहीं ना कहीं वो समाजवादी विचारधाराओं का था। गांधी जी का जो पूरा जो विचारधारा था वो
ट्रस्टीशिप पर आधारित था। किसके आधार पर था? ट्रस्टीशिप के आधार पर था, जिसके संदर्भ में वो यहाँ पर ग्राम स्वराज की बात करते थे। बट वही नेताजी किसकी बात कर रहे हैं? नेताजी की पूरी फिलॉसफी एक सशक्त केंद्रीय सरकार की थी। जाहिर सी बात है दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब होती क्या है कहानी, 1938 में 1938 में नेताजी को जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता था और हर साल के उस अधिवेशन मतलब मीटिंग ऐसे समझ लीजिए, और हर साल मीटिंग में एक व्यक्ति प्रमुख बनाया जाता था जो उसको पूरा लीड करेगा एक साल के लिए आगे। तो 1938 में बोस जी को बना दिया जाता है। अच्छी बात है, गांधी जी भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, चीजें यहां तक ठीक चल रही होती है। फिर 1938 के बाद जब ये बनते हैं तो आगे आपको पता है कि नेहरू जी के साथ मिलकर जो नेताजी है आर्थिक नियोजन जो है वो नीति भी लेकर आते हैं। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग इससे पहले जो है उसकी स्थापना कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी जो रजवाड़ों के विरुद्ध जो एक मूवमेंट हो रहा होता है उसको लीड कर रहे होते हैं। इसी बीच 1939 आ जाता है, 1939 में होता क्या है, फिर से कांग्रेस का सेशन होता है। अब फिर से एक हमें हेड चुनना है। इसी एक हेड चुनने में अब यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी हैं वो अपना एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं जिसका नाम होता है पट्टाभी सीतारमैया। क्या होता है? पट्टाभी सीतारमैया। अब पट्टाभी सीतारमैया उम्मीदवार बन के वहां पर हैं और यहाँ पर कौन है? साथ में नेताजी है। दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस का एक बड़ा धारा जो कि किसके समर्थक में है? गांधी जी के समर्थक में है। बावजूद इसके 1580 मतों से नेताजी जीत जाते हैं। नेताजी तो जीत गए, गांधी जी ने फिर से अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन अब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट बिल्कुल सामने आ गया है। नेताजी कहते हैं कि यह पट्टाभी की हार नहीं है, यह तो मेरी व्यक्तिगत हार है। अब यहाँ पर जो बाकी समर्थक है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर गांधीवादी विचारधाराओं को मान रहे, उन्हें लग रहा है कांग्रेस में तो फिर से स्प्लिट हो जाएगा। फिर से स्प्लिट का क्या मतलब है? क्या पहले भी स्प्लिट हुआ है? हाँ, आपको याद होगा 1907 में भी कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो इसी के संदर्भ में जो लोग अब नेताजी के साथ थे, उनके अपनी काउंसिल में जो उनके मेंबर थे वो सब भी साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब नेताजी को लगता है यार ऐसे तो काम हो नहीं पाएगा, तो एक काम करता हूं, कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। और कांग्रेस से रिजाइन करते ही वो यहाँ पर क्या है, अपना एक अलग एक गठबंधन बनाते हैं जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और साथ में ही ये क्या करते हैं, आगे चलकर यहाँ पर जो है सो ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे देते हैं कि देखो 6 महीने के अंदर आजाद कर दो, नहीं तो सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार रहो। कांग्रेस का इधर धारा जो इधर अगेन जो गांधीवादी फिलॉसफी कहते भाई इस तरीके की आप चीजें अभी मत करो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, इस तरीके की चीजें भी नहीं करनी है। लेकिन अब ये इन्होंने जब ऐसे अल्टीमेटम दे दिया तो फाइनली क्या हुआ, इन्हें कांग्रेस से फिर उस टाइम पे कह दिया जाता है, उन्हें 3 साल के लिए जो है वो बैन कर दिया जाता है। इन्हें लगता है ऐसे तो काम होगा नहीं, ये रिजाइन कर देते हैं। और जब ये ऐसे अल्टीमेटम दे रहे होते हैं और जब संघर्ष चला रहे होते हैं, इसी दौरान इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गिरफ्तारी में भी नेताजी बहुत चकमा दे के बिल्कुल वहां से निकल जाते हैं और निकल के पहुंचते हैं रशिया और कहते हैं कि भाई रशिया की हेल्प लेंगे और देश को आजाद दिलाएंगे। लेकिन इस दौरान भी देखिए शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या कई जैसे आप कहते हैं ना, जब आप किसी बड़े मकसद पे निकले होते हैं, जब बड़े मंजिल पे निकले हुए होते हैं तो बार बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन एक सच्चा वीर पुरुष वही है जो उन चुनौतियों के आगे ना झुके अपितु दूसरा रास्ता निकाल ले। यहाँ पर हमें नेताजी से यही सीख देखने को मिलती है कि वो फिर वहां से कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ चुका होता है और अब रशिया यहाँ पर वर्ल्ड वॉर में जो है वो मित्र राष्ट्रों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर जो रूस है वो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ जुड़ जाता है। ब्रिटेन से हमें लड़ाई करनी है और हम जिस दोस्त के सहारे लड़ने वाले हैं वो दोस्त ही ब्रिटेन के साथ मिल गया, तो कैसे होगा। नेताजी हार न मानते हुए पहुंचते हैं जर्मनी। कहां पहुंचते हैं? जर्मनी। और जर्मनी से फिर पहुंचते हैं जापान, ठीक है। और जापान में यहाँ पर ऑलरेडी एक चीज हो रही होती है, आईएनए का गठन करते हैं। एक्चुअली आईएनए के गठन का जो विचार है वो आपके मोहन सिंह के
दिमाग की जो है मुपज हम मानते हैं। हम ये कहते हैं कि क्या हुआ था जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो इस दौरान जितने भी इधर आपके जो भारतीय सैनिक है उनका एक गुट वहां पे वो बनाना शुरू कर देते हैं और उसी को पुनर्गठित करके उसका पूरा नेतृत्व जो है वो नेताजी अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ से रास बिहारी बोस भी पहुंचे हुए होते हैं और इसी के दौरान पर वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर अपनी एक सेना का गठन करते हैं और उस सेना की सहायता से क्या सोचते हैं कि भारत पर अटैक करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा पाएंगे और पूरा ये नियंत्रण जो है वो लिया जाएगा। इसी के संदर्भ में आपको एक चीज और दिमाग में आ रही होगी, क्या ये नेताजी और यहाँ पे महात्मा गांधी दोनों एक दूसरे के क्या मतलब इतने विरोधी कैसे हैं? देखिए, विरोध जरूर है परंतु वो मात्र विचारधाराओं में है। एक मिनट, विरोध जरूर है परंतु वो यहाँ पर मात्र विचारधाराओं में, व्यक्तिगत तौर पर दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। नेताजी जो हम राष्ट्रपिता, आज हम अपने महात्मा गांधी को जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं, यह राष्ट्रपिता शब्द इन्हीं के द्वारा बोला जाता है। वहीं नेताजी को महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई ये जो है देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त की संज्ञा महात्मा गांधी ने देते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि यार हमारी जो मंजिल है ना वो बहुत 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 पवित्र मंजिल है और वो मंजिल है हमारे इस देश को आजाद दिलाना, इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना। तो उसी के संदर्भ में बस दोनों के रास्तों में यहाँ पर एक अलगाव है। तो खैर ये यहाँ पर 1944 में यहाँ पर जो है तिरंगा फहराते हैं और पहली जीत होती है, बट ऑल दो जापान जो है वो खुद ही सरेंडर कर देता है, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर में। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये वाला मामला जो है वो चीजें वो थोड़ी ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जब आईएनए के यहाँ पर सैनिकों के विरुद्ध जब यहाँ पे इन्हें अरेस्ट किया जाता है तो इसके विरुद्ध पूरे भारत में जो है आंदोलन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक व्यापक, हम इसको जीत के तौर पर हम देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि 18 अगस्त 1945 को बोस जो है वो ताइवान मतलब वो यहाँ से जा रहे थे और बीच में उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। और इस घटना को एक्चुअली बहुत मतलब इसके पीछे एक विवाद है। कई लोगों का मानना है कि इस दौरान उनकी डेथ हो जाती है और कई लोग ये मानते हैं नहीं भाई वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। खैर जो भी मामला हो, हमें इसके महानायक के हम योगदान को तो नहीं भुला सकते। इनके नारों को जो आज हम जय हिंद बोल रहे हैं वो जय हिंद, या फिर आज अगर हम बात करें इतिहाद एतमाद कुर्बानी, आज भी हमारे यहाँ पर भारत में गूंजते रहते हैं। आज भी अगर हम भारतीय सिचुएशंस को, भारत की स्वतंत्रता की एक नए आयाम को समझना चाहते हैं तो बोस को पढ़ना, बोस को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जब हम अपने समाज में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि जब ये अपनी आईएनए सेना का गठन करते हैं तो उस आईएनए सेना के बटालियन में लक्ष्मी रेजिडेंट, झांसी रेजिडेंट, ठीक है, महिलाओं के नाम के आधार पर जो है वो एक प्रॉपर महिला बटालियन का भी ये गठन करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये लैंगिक समानता को दर्शाता है। इनके नारे दिल्ली चलो, इनकलाब जिंदाबाद ने इन नारों को भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है एक जो है प्रेरणा, एक मोटिवेशन फैक्टर के तौर पर काम किया, जिससे वो लोग आगे बढ़े। और इसी के संदर्भ में हम कहते हैं कि इनका जो पूरा योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।